नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का सबसे बेबाक कार्यक्रम सवाल शीतल पी6 से। आज आप ऐसी चर्चा सुनने जा रहे हैं जो आपको इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष को पूरी तरह समझा देगी। जिस प्रकार से इजराइल ने ईरान पर हमला किया और फिर ईरान ने जैसे ताबड़तोड़ हमले किए, इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बनाया और ईरान के टॉप कमांडर भी मारे गए, तो सवाल ये उठा, तो क्या ये न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत है? अब सवाल ये कि क्या सच में न्यूक्लियर अटैक होगा, और अगर होगा तो कौन उठाएगा पहला कदम? ये सवाल इतने गंभीर हैं कि दुनिया की तकदीर बदल सकती है। इस मुद्दे पर बेबाक पत्रकार शीतल पी6 ने वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश के रे से की है एक धमाकेदार बातचीत जो आपके हर सवाल का जवाब देगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये चर्चा आपको बांधे रखेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश रे साहब, धन्यवाद, आप आए इस कार्यक्रम में। मेरा पहला ही सवाल आपसे ये है कि कल जो CNN पे एक बहुत महत्वपूर्ण कल क्या आज सुबह इंटरव्यू आया है, वहां के हिसाब से तो रात में चूंकि दिन होता है, हम लोगों को सुबह लगता है, वो उसमें इहुद बराक का इंटरव्यू कर रही है क्रिश्चियन अमानपोर, और उसमें जो सवाल है वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में है। इहुद बराक वहां के प्रसिद्ध प्राइम मिनिस्टर्स में से रहे हैं और अब तो काफी वृद्ध हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो कुछ इजराइल कर रहा है, इससे वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को, यानी जो एटम बम बनाने वाला कार्यक्रम है, उसको ज्यादा से ज्यादा कुछ हफ्ते डेफर कर सकता है, और बहुत ज्यादा कर सकता है तो 1 महीने डेफर कर सकता है। और उन्होंने ये कहा कि ईरान के इस कार्यक्रम को इजराइल रोक नहीं सकता, कुछ डेफर करा सकता, रोक नहीं सकता। उन्होंने ये भी कहा कि इस कार्यक्रम को सिर्फ तब रोका जा सकता है जब इसमें अमेरिका भाग ले और अमेरिका इसमें रिजीम चेंज करा ले, अगर वहां का सत्ता परिवर्तन करा ले, तभी इस कार्यक्रम को रोक सकता है। और इसलिए उन्होंने ये भी उसमें आया कि अब दोनों देशों के पास विकल्प बहुत सीमित है, और ईरान कभी भी अगर ये मामला बढ़ा जैसा बढ़ रहा है और ये हल नहीं हुआ, तो एटम बम का प्रयोग इसमें हो सकता है। ये कल उन्होंने कहा है। इस पर आपकी एक टिप्पणी चाहिए कि अगर ऐसा है तो, और ईरान पर उसके अस्तित्व का खतरा है, तो क्या ईरान इसमें पहल करेगा, आपको लगता है, या इजराइल ये बहाना लेके, जैसे उसने हमला किया है और जैसे उसको इस हमले पर पश्चिम के कुछ देशों का समर्थन भी मिल गया है, बड़े देशों का, तो कहीं वो तो नहीं पहले कर देगा? चूंकि उसकी आबादी का जो मामला है, ईरान एक बड़ी आबादी का देश है, और इस घटना से उनमें एक राष्ट्रीय एकता निश्चित तौर पर पैदा हुई है, ऐसा नजर आ रहा है। शुरू में भले कुछ लोग, एक बड़ा हिस्सा नाराज था, लेकिन अब एक चीज हुई है, तो ये युद्ध तो चल सकता है। तो आपको क्या लगता है? इस सवाल पर थोड़ा सा उत्तर आपका चाहिए। देखिए, यहूद बराक वही बात कह रहे हैं जो नेतन्याहू कह रहे हैं। नेतन्याहू लगातार बोल रहे हैं कि यह ईरान के लोग भी हमारी मदद करें और रिजिम चेंज हो, और ये आज से नहीं, बरसों से नेतन्याहू यूनाइटेड नेशन से लेके हर मंच पे और अमेरिकी कांग्रेस में अपने भाषणों में वो लगातार कहते रहे हैं कि 2 हफ्ते में बना लेगा, 1 महीने में बना लेगा, ऐसे कर लेगा, वैसे कर लेगा। और दूसरी चीज है कि ईरानी डॉक्ट्रिन स्पष्ट है कि वो बम नहीं बनाएंगे, लेकिन एनरिचमेंट का जो प्रोसेस तेज हुआ वह डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुआ, जब उन्होंने जनरल सुलेमानी को बगदाद में ट्रेचरी से मारा, और उसके बाद और चीजें जो होती गई, सैंक्शंस बढ़े और तमाम चीजें हुई। और जो आप बता रहे हैं कि बराक कह रहे हैं कि इसमें अमेरिका को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, वही रोक सकता है, तो एक्चुअली वो भी नेतन्याहू प्लेबुक का हिस्सा है कि जैसे मिडिल ईस्ट के और लड़ाइयों में उन्होंने अमेरिका को घसीटा, और अमेरिका और नाटो के और देशों ने इजराइल के लिए लड़ाई लड़ी। बहाने कुछ भी थे, कभी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, कभी कर्नल गद्दाफी है, तो कभी कुछ सीरिया है, जो भी है। तो ये अमेरिका को इस युद्ध में घसीटने की एक कवायद है, ये एटम बम के बहाने। और ये हम लोग अफगानिस्तान से लेके और तमाम देख चुके हैं, लगातार देखते रहे हैं पिछले 20-25 सालों में। तो यह तो सीधा सीधा मसला वही है। दूसरी चीज यह जरूर है कि इजराइल के लिए, अगर हम इजरायली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और ईरानियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो दोनों के लिए अस्तित्व का यह संकट है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अभी देखें, अगर आप रिजीम चेंज के लिए जब आप पुश करेंगे तो निश्चित रूप से ईरान जो है अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटीज का यूज करेगा उस चीज को रोकने के लिए। आपने देखा है कि जब अंदर में भी प्रोटेस्ट होते हैं तो किस हद तक रिजीम जाता है उसको प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए, और ये तो घोषित शत्रु का मामला है। और अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ईरानियन टेलीविजन पे और ईरानियन सोशल मीडिया में और वहाँ के मीडिया में वहाँ के सांसद, वहाँ के प्रबुद्ध लोग और वहाँ के और नामचीन लोग, यह पहली बार हो रहा है ईरान में कि वो लोग खुलेआम जो है सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई को एड्रेस कर रहे हैं कि अब तो आप डॉक्ट्रिन चेंज करें। ये आमतौर पे आप सुप्रीम लीडर को इस तरीके से एड्रेस नहीं कर रहे, हालांकि बड़ी इज्जत और एहतराम से कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसे एड्रेस नहीं करते। आप इनडायरेक्टली राष्ट्रपति को आप कह सकते हैं, सरकार को ये करना चाहिए। आप यानी पब्लिक ये डिमांड कर रही है कि आप ये फैसला लीजिए कि हम बम बनाएंगे। और इतना जरूर है, आपने पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम का पूरा इतिहास आप जानते हैं कि परमाणु बम बनाने के लिए आप कई तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्मगलिंग कर सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी चुरा सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन ईरान तो साइंस और टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड पावर है, दुनिया इसको मानती है, जानती है। और अगर डॉक्ट्रिन चेंज करने की जरूरत पड़ी तो इसका मतलब यह है कि ईरानियन लीडरशिप कन्विंस्ड है, जो अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि वो कन्विंस्ड हैं कि रिजीम चेंज इतनी आसानी से हो जाएगा या हो जाएगा। अभी देखिए, आप जैसा आपने बताया कि टॉप लीडर्स, मिलिट्री लीडर, साइंस लीडर को उन्होंने निशाना बनाया है नेतन्याहू ने। देखिए एक मैं थोड़ा सा इसमें आपको ब्रेक, देखिए एक घोषित नीति होती है और एक जो होती है जो घोषित नहीं की जाती। न भारत ने कहा था, न पाकिस्तान ने कभी कहा था, न ईरान ने कहा है, न इजराइल ने तो कभी कहा ही नहीं, लेकिन सब जानते हैं कि उसके पास एटम बम है। तो हो सकता है कि एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है कि ईरान ने घोषित न ये किया हो, लेकिन अगर बना लिया हो। देखिए, ऐसे ईरान के साथ स्थिति दूसरी है जो हिंदुस्तान के साथ थी या चाइना के साथ किसी जमाने में थी। देखें, ईरान जो है लंबे समय से सैंक्शंस में है वेस्ट के साथ, जब से इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ है। और उनका चीन के साथ रिलेशन या रूस के साथ रिलेशन भी कोई बहुत लंबा इतिहास नहीं है उसका। एक जमाने में तो वर्ल्ड वॉर के टाइम में तो रूस और इंग्लैंड ने आपस में तय कर लिया था कि आधा आधा कब्जा कर लेते हैं। तो अब जो स्थिति बनी है तो उसमें ईरानियन लीडरशिप को यह पता है कि अगर हमारी इकोनॉमी को, हमारे देश को अगर आगे ले जाना है तो हमें वेस्ट के साथ और ईस्ट के साथ और साथ में रीजनल फोर्सेस जो हैं, जैसे सऊदी अरब, हालांकि वो चुटकुला जैसा लगता है कि सऊदी अरब कहता है कि अगर ये एटम बम बनाएंगे तो हम भी एटम बम बनाएंगे। उनको इजरायली एटम बम से दिक्कत नहीं है, ईरानी एटम बम से दिक्कत है। तो ईरान इन सारी इक्वेशन को जानता है और ईरान के जो अलाइज हैं वो भी इस बात को समझते हैं कि देखिए क्या है कि जब राजा का तख्ता पलट हुआ और इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ और खुमैनी आए, तो अचानक से खुमैनी के पास हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा मिला, जो राजा साहब पहलवी के जमाने में उन्होंने बड़ी खरीदारी की थी। वो सब मिडिल ईस्ट में सबसे बड़े बायर हुआ करते थे उस जमाने में, जो आज सऊदी और कतर हैं, वो सबसे बड़े बायर होते थे। और चूंकि राजा थे, प्रो वेस्टर्न थे, तो उनको वेस्ट खुल के जो है हथियार सप्लाई करता भी था। तो वो चीज रूस और चीन और जो और भी जो जिनके साथ इनके अच्छे संबंध है वो भी नहीं चाहेंगे कि परमाणु बम जैसी चीज आपके हाथ में आ जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि पीछे जब भी परमाणु बम को लेकर चर्चा हुई है सिक्योरिटी काउंसिल में, तो चीन की राय और वेस्टर्न पावर्स की राय में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि भाई अपने पड़ोस में एक एटॉमिक पावर आए, ये और खासकर बड़ी ताकतें जो है। अच्छा, दुनिया की मुस्लिम उम्मत जो है, एक और चीज इसमें जोड़ दूं कि ईरानियन परमाणु डॉक्ट्रिन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो उस पर असर है वो उनके इस्लामिक बिलीफ का है कि हमें इस तरीके के हथियार नहीं रखने चाहिए।
ये उनका स्टेटेड पॉलिसी है। और एक बात जान लीजिए आप, परमाणु बम ये बात सही है कि उसके पास कैपेबिलिटी है, वो बना सकता है, टेक्नोलॉजी है, वो बना सकता है, यूरेनियम है, बना सकता है, लेकिन टेस्ट करेंगे जब आप, छोटा सा भी भूकंप आता है तो आप रियल टाइम में उसको इंटरनेट पे नॉर्मली चेक कर सकते हैं। दुनिया में कहीं भी भूकंप अभी आया, उसके लिए स्पेशल साइट्स बनी हुई है। दुनिया में कहीं सुनामी की बात आती है तो आप रियल टाइम में देख सकते हैं, क्योंकि सैटेलाइट्स उसको देख रहे हैं। उसी तरीके से परमाणु का परीक्षण जब आप करेंगे तो आप चोरी छुपे कर ही नहीं सकते, वो इम्पॉसिबल सिचुएशन है, और खासकर तब जब सबकी निगाहें फोकस आपके ऊपर है। तो मैं नहीं मानता हूं कि ईरान के पास बम है, मैं मानता हूं कि वो कैपेबल है बम बनाने में। ठीक है, और हम आपने पूछा तो मैं डाइग्रेस नहीं करूंगा, खाली 2 लाइन में, कि चूंकि ये अस्तित्व का संकट है तो हो सकता है कि अली खामनेई के नहीं चाहने के बावजूद उनके जो सलाहकार हैं और जो अपैरेटस है वहां पे डिसीजन मेकिंग का, वो इस बात को पुश करे, उनको कन्विंस करे, तो वो अपना निर्णय बदल भी सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये अस्तित्व का संकट है। और जैसे ही बम बनेगा, लेकिन दिक्कत यह है कि बम बनेगा तो क्या बम चलेगा, या बम बनाने भर से डिटरेंट हो जाएगा। डिटरेंस के लिए जरूरी है कि ईरानियंस जो हैं, जिस तरीके से उन्होंने आज रात को अटैक किया है, उसी इंटेंसिटी के साथ वो करें और वो इजरायली लीडरशिप को टारगेट करें, तब डिटरेंट होगा। डिटरेंट परमाणु बम से डिटरेंट नहीं हो सकता है। जी। ये मुझे बताइए कि जो दुनिया में मुस्लिम उम्मत है, जिसे वो कहते हैं, वर्ड यूज करते हैं, यानी मुस्लिम आबादी जो दुनिया भर की है, उसमें इस सवाल पर अब क्या स्थिति? चूंकि इजराइल के सवाल पर उनमें सब में एक तरह की भावना दिखती है, भले ही उनके बहुत सारी जगह उनके नेतृत्व इजराइल से मिले जुले रहते हैं, लेकिन उनके जनता में ये भावना रहती है। इस समय जब आमने सामने ईरान और तेल अवीव और तेहरान आमने सामने है, दुनिया के मुस्लिम उम्मत में क्या हो रहा है? देखिए, 75,000 लोग गाजा में मारे जा चुके हैं। वेस्ट बैंक में और गाजा में अभी भी जनसंहार जारी है। अल अक्सा मस्जिद को बंद कर दिया इजराइल ने। तो इतनी सारी चीजों में मुस्लिम कंट्रीज ने कुछ भी इंटरवेंशन नहीं कर पाए, यहां तक कि वो दवाइयां और खाने पीने की चीजें तक नहीं मुहैया करवा पाए, जबकि वहां दूसरे लोग जा रहे हैं। आज नेल्सन मंडेला का बेटा वहां पहुंचा है और उसको रोक लिया गया। एक्चुअली मैं ये जानकारी भी साझा करना चाहूंगा आपसे और अपने सुनने देखने वालों से। ट्विटर पे और वेबसाइट भी है, ग्लोबल मार्च टू गाजा, 15 तारीख का उनका डेट है, और दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, लेकिन लीबिया में उनको यूएई के द्वारा रोका जा रहा है, जो लीबिया में जो यूएई के इन्फ्लुएंस का इलाका है। उनको टर्की की गवर्नमेंट रोक रही है। और इजिप्ट में तो बकायदा इन्होंने ठगों को किराए पे लिया है वहां की गवर्नमेंट ने, और लोगों के पासपोर्ट छीने जा रहे हैं, जब्त किए जा रहे हैं, जबरदस्ती एयरपोर्ट पे बिठाया जा रहा है, बसों में बिठाया जा रहा है। शायद नेल्सन मंडेला के लड़के को शायद इजिप्ट में ही रोका गया है, कुछ आया है डिटेल? हाँ, नेल्सन मंडेला के पोते को और एक टर्किश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का तो सर फाड़ा गया है, अभी मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने साझा भी किया है। और भी बहुत सारे प्रबुद्ध लोग हैं और बहुत सारे यंग लोग हैं, और दुनिया भर के लोग हैं। सबसे ज्यादा ऑब्वियसली चूंकि अरब के देश करीब हैं, तो बहरहाल जो ये देश हैं, ये प्रेस विज्ञप्तियों में इनको ये दिखती है बात, और लोगों में फीलिंग्स जरूर हैं, और वो हमने डिफरेंट प्रोटेस्ट में अलग अलग समय में देखा है। लेकिन वो जमाना गया जब एक फिलिस्तीन को लेकर एक इमोशनल भावना लीडरशिप में रहा करती थी। और उसके बहुत सारे और कारण थे, उन कारणों में जानने की जरूरत नहीं। अरब नेशनलिज्म था, रॉयलिस्टों में भी अच्छे। अब क्या हुआ, शाह फैसल हुआ करते थे सऊदी अरब के बादशाह, उन्होंने फलस्तीन के इशू पे अमेरिका और यूरोप को तेल देना बंद कर दिया। उसी साल उनके ही भतीजे ने, जो अमेरिका में पला बढ़ा रहा था, उनके भतीजे ने दरबार में गोली मार दी। अच्छा। सऊदी अरब के राजा को, ये मिड 70s की बात है। जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि इजराइल के परमाणु ठिकानों का इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए जैसे बाकी का होता है। उसी साल जॉन एफ कैनेडी की हत्या हो जाती है।
मैं उन इजरायली प्राइम मिनिस्टर का नाम भूल रहा हूं, आप बताएंगे, जिन्होंने फिलिस्तीनी प्रॉब्लम को, इन सारी चीजों को सुलझाने के लिए कोई अकॉर्ड किया था और उनको गोली मार दी गई। और आपने देखा कि अनवर सादात ने, मिस्र के राष्ट्रपति ने इजराइल के साथ एक चैनल ओपन करने की कोशिश की तो उनको फौज की परेड में बम से उड़ा दिया गया। तो ये जो सारी घटनाएं हुई और जो राष्ट्राध्यक्ष, चाहे वो तानाशाह रहे हों चाहे जो रहे हों, वो उन्होंने अगर फिलिस्तीन के लिए बहुत ज्यादा आवाज उठाई या अमेरिका इजराइल के खिलाफ ज्यादा बोला, उनको एक एक करके आउस्ट किया गया, कर्नल गद्दाफी को, सद्दाम हुसैन को। अच्छा, चीन के बारे में जो खबरें आ रही है कि चीन उनकी बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए जो जिस द्रव की जरूरत होती है वो तो सप्लाई उनको कर रहा है, लेकिन हाँ, आप बताएं चीन का रोल क्या है आज तक, इस समय तक? चीन का और रूस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वही ईरान के अलाइज हैं। बाकी उस इलाके में ईरान का कोई अलाई नहीं है। सब मन में खुश हो रहे हैं कि भाई हिजबुल्लाह बर्बाद हुआ, बशर अल असद चले गए, हुथियों की हालत खराब है। आपको याद होगा कि हुथियों के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलकर सऊदी अरब ने 5 साल तक 10 साल तक लड़ाई लड़ी। जी। वो तो चीन की मध्यस्थता हुई तो ईरान और सऊदी अरब के बीच में कुछ दोस्ती हुई, फिर सीरिया को अरब लीग में लाया गया और हुथियों के साथ जो है एक शांति प्रस्ताव हुआ कि भाई शांति से रहो, यहाँ पे सब कोई मिलजुल के रहे। लेकिन अब उस जो राष्ट्रपति ये कर रहा था, जो विदेश मंत्री ये कर रहा था, उसकी हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। अब तो जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो अब तो डाउट भी है कि वो क्रैश था या वो जानबूझ के मारा गया उनको। जी जी। तो बहरहाल, तो अरब के जो लोग हैं, जो राजा लोग हैं, वो चाह रहे हैं कि ईरान का, और वो आइडियोलॉजिकल कारण भी है उसके, रिलीजियस कारण भी है उसके, बहुत सारी उसमें वजह हैं। लेकिन अब ऐसी स्थिति में रूस और चीन ही इनके एलाई हैं और उनके साथ इनके अच्छे समझौते हैं, जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है चाइना के साथ, और जिसमें कि और रूस के साथ भी उनका समझौता है। प्रॉब्लम है कि ईरानियन सैंक्शंस, ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं, उन सैंक्शंस को डायरेक्टली वायलेट करना ना तो चीन चाहेगा ना रूस चाहेगा। जैसे नॉर्थ कोरिया के बारे में भी जो भी होता है चोरी छुप के होता है। और इजराइल के साथ रशिया और चीन के भी रिलेशन हैं, ऐसा नहीं है कि उनके साथ कुछ भी नहीं है। और चीन चूंकि आज के डेट में एक सुपर पावर है और मल्टी लेयर्ड उसका एक इन्फ्लुएंस है दुनिया में, तो वो ऑब्वियसली इजराइल के साथ भी उसके रिलेशन होंगे। और आपको रेखांकित करना चाहूंगा कि पश्चिम एशिया में, अरब देशों में पार्टिकुलरली, अमेरिका का जो बिजनेस है वो स्टेगनेंट है। अगर आप चार्ट देखेंगे तो सीधे चलेगा वो चार्ट, और चाइना का देखेंगे तो वो जंप किया हुआ है, बढ़ रहा है। तो चाइना नहीं चाहेगा कि पश्चिम एशिया में फ्लेयर अप हो, आग लग जाए, सब ध्वस्त हो जाए। और चीन की नीति भी ऐसी नहीं रही है कभी, बहुत सारे मामलों में उसका टांग अड़ाने का भी नहीं रहता है। और रूस ऑलरेडी बशर अल असद के लिए कई साल तक काम उन्होंने मदद की, लेकिन आखिर में बशर अल असद ही लेट गए, उनकी मिलिट्री, उनका सपोर्ट बेसिक फुस हो गया। तो ऐसी स्थिति में वो एक लाइबिलिटी बन गए थे। और रूस और दूसरे प्रपंचों में भी पड़ा हुआ है, जैसे यूक्रेन वार है, वेस्ट अफ्रीका में 3-4 देशों में जो उनकी मदद से तख्ता पलट हुआ है। आपको धन्यवाद करूंगा। हम लोग एक कार्यक्रम 14-15 मिनट का ही होता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत शॉर्ट में, बहुत क्रिस्प, बहुत सारी चीजें बता दी। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को आपके साथ ये संवाद जरूर पसंद आएगा। फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश केरे साहब। नमस्कार। तो ये थी शीतलप्रीत सिंह और प्रकाश केरे की चर्चा, जिसके मन में जो सवाल उठ रहे थे उनको हल करने की कोशिश की गई। इजराइल ईरान का तनाव अभी थमा नहीं है और आने वाले दिनों में क्या होगा यह अनुमान लगाना मुश्किल है। क्या परमाणु जंग की आहट सच होगी या फिर दुनिया शांति की राह पर लौटेगी? जवाब जानने के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ, क्योंकि अगले एपिसोड में हम लाएंगे और भी सनसनीखेज खुलासे। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.